आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सर, कोई मुल्क कब बैंकरप्ट होता है? देखिए, रियासत जी जब किसी दूसरी रियासत या नॉन स्टेट एंटिटी के साथ कोई मुआहदा करती है तो उसकी सॉवरेन गारंटी देती है। सॉवरेन गारंटी का मतलब ये कि रियासत ने खुद जमानत दी है। बिल्कुल। अगर कोई रियासत अपनी दी हुई जमानत पूरी ना कर सके तो उसे डिफॉल्ट करना या बैंकरप्ट होना कहा जाता है। ठीक है। बैंकरप्सी तो हम जरा, क्योंकि हमारे पास लफ्ज़ ही एक था, दिवालिया हो जाना या दिवालिया ऐलान कर देना जी, तो हमने उसको कर देना, लेकिन सही लफ्ज़ है उसके लिए वो डिफॉल्ट ही है, बैंकरप्ट नहीं है। बैंकरप्ट के और माने भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है? द रिस्क इज हाई, इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स नॉट प्रोबेबल। यानी रिस्क, खतरा तो है और ये मुमकिन भी है जी, लेकिन इसका इम्कान ज्यादा नहीं है, इसलिए कि 23 करोड़ की आबादी वाला मुल्क जी, जो कि जिसकी लोकेशन जो है वो बड़ी सेंसिटिव है, दो बड़ी ताकतों के दरमियान में है, और जहां स्टेट की रिट कमजोर है, डिफॉल्ट जब होता है कोई मुल्क तो अशियाए ज़रूरत जो है वो इतनी नायाब हो जाती है कि श्रीलंका डॉलर पास नहीं है तो श्रीलंका में बच्चे इम्तहान नहीं दे पाए क्योंकि कागज इंपोर्ट करने के पैसे नहीं थे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी जो मामलात जिंदगी, हम जो कि 85% पेट्रोलियम इंपोर्ट करते, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है अपनी जरूरत की हमें इंपोर्ट करना होती है जी, तो अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो इससे दुनिया में ज़्यादा बड़े पैमाने पे इसकी जो लहरें हैं, इसकी जो रिपरकशंस हैं, इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो नताइज हैं, अवाकिब हैं, वो ज़्यादा बड़ी इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का जीडीपी है जी, ये जब 2022 खत्म हुआ तो हम थे 376 अरब डॉलर पे, जीडीपी का टोटल वॉल्यूम 376 अरब डॉलर है, जिसके मुकाबले में इंडिया का तकरीबन 3,500 है, 3.4 प्लस ट्रिलियन है। हमारा जो कर्जा है वो 70% अपनी जीडीपी को पहुंच गया है। एनीथिंग अबव 60% इज कंसिडर्ड डेंजर जोन। ओके। एक दूसरा जी, हम जितना टैक्स अपने मुल्क में जमा कर रहे हैं उसका 40 से 50% जी, वो हमारी डेट सर्विसिंग में जा रहा है, कर्जे वापस करने में जा रहा है। हमने बहुत देर तक ये तरीका अपनाया कि हम कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लेते रहे। दैट इज अच्छा। फिर मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स जो हैं उसकी बुनियाद नहीं है। हमारे मुल्क में 88% जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में है। बेयरली सिंगल डिजिट में बैंकों में है, शायद 2 है या 3% है। अब रियल एस्टेट का मसला ये है कि ये मुनाफा तो बहुत देता है लेकिन हम ये बंगले रैपिड ट्रांजैक्शंस नहीं होती और हम इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जी। डॉलर मुल्क में कैसे आएगा? हमारा इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का जो फर्क है जी, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो एट द हाईएस्ट पॉइंट जो है
وہ آپ 30 بلین سمجھ لیجیے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 30 ارب 30 بلین ڈالر. اور جو ہمارا امپورٹ بل ہے اٹ از ابو 70 جی بلین ڈالر، 40 کا فرق ہے. جی ہمیں کچھ ریمیٹنسز آ جاتی ہیں جو بیرونی ملک ہمارے پاکستانی ہیں، کچھ ہم قرضہ مانگتے ہیں جو باقی کا 8-10 ارب بچ جاتا ہے. اس برس پاکستان کو 3 ارب ڈالر چاہیے صرف اپنی لائبلٹیز جو قرضے کی مد میں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے. 29 تاریخ سے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی بیٹھی ہے. اور یہ آئی ایم ایف کی ٹیم کیوں آئی ہے؟ یہ جو ہم نے عمران خان صاحب کے عہد میں جی 2019 میں جی 23ویں دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ہمیں 6 ارب ڈالر کا پیکج دیا تھا. دیکھیں ساہوکار جب آپ کو پیسے دیتا ہے تو اس سے اس بات کی ضمانت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ یہ واپس بھی کر سکیں گے. بالکل، ادروائز وہ کیوں دے؟ کوئی اپنا مکان گروی رکھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، آپ ہماری ریاست نے ضمانت دی ہے نا جی. تو وہ شرائط لگاتے ہیں کہ آپ اپنی بیلٹ ٹائٹ کریں، اپنے جو غیر ترقیاتی بجٹ ہیں، اخراجات ہیں، انہیں کم کریں، حکومت کا سائز کم کریں، لوگوں پہ ٹیکس لگائیں. اب لوگوں پہ ٹیکس کیسے لگایا جائے گا؟ یہ ان سب میں سے صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ ہے لوگوں پہ ٹیکس لگانا. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی معاملات حساس ہیں. اس لیے کہ اگر ہمارا ٹوٹل ریونیو کا 40 سے 50% کے درمیان صرف قرضے کی واپسی پہ جا رہا ہے تو اتنا ہی جو ہے وہ ایک اور مت پہ بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ معاملہ حساس ہے، وہ معاملہ حساس ہے. لیکن ہم اس کو کان کو نا ہاتھ گھما کے دوسری طرف سے پکڑ لیتے ہیں. جب سری لنکا میں ہو رہی تھی خانہ جنگی تو ان کے ایکٹیو پرسونل جو تھے سولجرز، آرمی کمبیٹ پرسونل، وہ 4 لاکھ تھے. جنگ خانہ جنگی ختم ہوئی، انہوں نے کم کیے. دو پہ آئے. اب ان کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم اگلے سال 1,35,000 کریں گے. کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو سول پینشنز ہیں ان میں اور ہماری جو آرمڈ فورسز پہ پینشنز ہیں ان میں فرق آپ اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ 1 اور 4 کا فرق ہے، اور وہ سویلین مد میں ہے اور مد سویلین ہے. اوکے، اور مد سویلین. ہاؤ انجسٹ. دیکھیے اب وہ اپنی جگہ پہ سچے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ویپنز خریدنا ہوتے ہیں وہ ڈالرز میں خریدنا ہوتا ہے. جب ڈالر 100 روپے کا تھا یا 115 روپے کا تھا تو ہمارے جو ملٹری بجٹ ہے یہ 10 سے 11 ارب ڈالر بن جاتا تھا. ٹھیک ہے. اگر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 255 یا 245 یا 265 تک پہنچ گئی ہے تو ہمارا جو ایبسولوٹ ویلیو ہے ہمارے پاس ڈالر میں وہ کیا رہے گی؟ تو 5 سے 6 ارب ڈالر رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا ہمارا ملک اتنا بڑا انفراسٹرکچر سیکیورٹی کا یہ افورڈ کرتا ہے؟ We no longer have a cold war, right? So اور ہماری فوج جو ہے وہ بہت سے پیس مشنز پہ جاتی ہے. گڈ پروفیشنل سروس ہے. اسٹل ہمارے جو اخراجات ہیں وہ ہمارے عوام کی جو معاشی حالت ہے اس کے ساتھ کورسپونڈ نہیں کرتے. ہماری ایکسپورٹ بیس نہیں ہے، ہماری جو لیبر ہے وہ انڈر امپلائڈ ہے، ہمارے عوام میں ٹیکس ایویژن پائی جاتی ہے تو وہ پھر ٹیکس لگاتے ہیں ان چیزوں پہ جن پہ جو لوگوں کو جبری ادا کرنا پڑے. مثلا بجلی کی قیمت بڑھی،
जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दे, आटे की कीमत बढ़ा दे। आटे की तो थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। लेकिन ये जो लेवी पेट्रोल पे लगाई जाती है और जो बिजली का टैरिफ होता है, जो गैस का टैरिफ होता है, अभी हमने एक ही दिन में 35 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है और 10% हमने एक ही दिन में डॉलर की कीमत नीचे, यानी रुपए की कीमत गिरी है और डॉलर की ऊपर गई है एक ही दिन में। माई सेल्फ इन माई लाइफ टाइम, इतनी छोटी उम्र में जिसमें बच्चे को पता होता है कि डॉलर कितने का है, आई हैव सीन इट 7 रुपीज, 77 और 76। तो अगर उस 7 रुपए के मुकाबले में आप ये अंदाजा करेंगे, ये एक ही दिन में 25 रुपए का इजाफा, हमने 48 घंटे में 4000 अरब रुपए का हमारा कर्जा बढ़ गया क्योंकि हमारे पैसे की कीमत गिर गई। वी हैव अ रिस्क कि अब ये जो आए हैं ये $1 बिलियन का है और 1.4 बिलियन जून तक ड्यू है, बशर्ते कि हम ये शराइत पूरी करें। उसके बावजूद जो है वो ज़ाहिर है कि अगर IMF आपको जो कर देता, और IMF गाली नहीं है, दुनिया में बहुत से ममालिक ने IMF के प्रोग्राम्स लिए हैं, लेकिन वो फिर अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करते हैं। हम तो रेंग रहे हैं जस्ट टू कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम छुट्टी पे हैं, हम डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाते, हम तबका उमरा पे टैक्सेस नहीं लगाते, हमारे यहाँ टैक्स की कलेक्शन जो है वो फॉल्टी है, ठीक है, और लोग अजीबोगरीब रवायात हैं। मेरे जो किसी का क्या मैं अपने बड़े भाई की बात बताता हूँ। एक दफा मैंने उससे कहा कि यार कोई ज्यादा बड़ा कारोबारी आदमी तो नहीं है, तो टैक्स दिया कर। कहता तुझे नहीं पता, मैं कहता तुम टैक्स, तुम रिश्वत देते हो टैक्स से बचने के लिए, उतनी टैक्स है 19-20 के फर्क के साथ, तुम टैक्स दिया करो। ये जब एक दफा ले लेते हैं ना तो फिर वो किताबों में लिखा जाता है, तो फिर वो अगली दफा फिर उतना ही मांगेंगे। यू सी, ये वो चीज है जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, जिसकी बात परवेज मुशर्रफ वो डिक्टेटर थे, आमर थे, लेकिन ये तो नहीं होता ना कि बंदा सारी बातें ही गलत कर रहा हो। हाँ, चलो ठीक है। तो वो जो एक बात कहते थे कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंडरग्राउंड है, वो पेपर पे नहीं है। यानी आप अभी चले जाइए सड़क पे, आपको नहीं नजर आएगा कि पाकिस्तान में जो है वो दुकानें खुली हैं, महंगी शॉपिंग हो रही है, महंगी गाड़ियों में लोग जो है और वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। वो गाड़ियां जिनकी कीमत में चंद महीनों में 20-25 लाख रुपए का इजाफा हुआ है, वो गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं। उसकी वजह क्या है कि लोगों की जो वेल्थ है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेकिन ये बात IMF तो नहीं मानेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक तो नहीं मानेगा, वर्ल्ड बैंक तो नहीं मानेगा, जिन्होंने हमें कर्ज दे रखे हैं, जिन्होंने हमारे बॉन्ड खरीद रखे हैं हमारी हुकूमत के, तो वो तो नहीं मानेंगे। आपका अंडरग्राउंड होगा, हमारे वापस करें तो हुकूमत ने कहाँ से वापस करने हैं। वी नीड मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, वो तो होने वाली नहीं है। और एक मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे नहीं मालूम कि इसका सियासी पस मंजर क्या है, आपको पता मुझे सियासी बातों की ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन मिफ्ता इस्माइल who was taking care of our economy for around अप्रैल से सितंबर 2022 तक, वो कह रहे हैं कि हमें जून तक अगला बेल आउट पैकेज चाहिए IMF से। वो हमें क्यों देंगे? अनलेस हम उनकी कंडीशंस माने। अब अगर हम वो कंडीशंस मान लेते हैं जिससे आम आदमी को बोझ पड़ता है, यही तो चीटिंग है सारी की सारी। वो कंडीशंस नहीं मानते जिससे जो तबका उमरा है, जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ ढेर सारा है, दिस इज बहुत कुछ है, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। दिस इज सो बैड। दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ सिंसियर वी आर टू आवर कंट्री। I'm not criticizing. एक नॉर्मल बंदा तो सिंसियर है, हम तो सिंसियर हैं।
यही the young people, they are sincere. We have seen our parents being sincere with the country. We are paying the tax, direct or indirect, whatever it is. टमाटर भी खरीदते हैं तो उस पे हम टैक्स पे। Exactly. मेरा तो शैम्पू भी इतनी ज्यादा उसकी कीमत बढ़ गई है। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि बाल कटवा ले और छोटे करवाए। मेरी तरह कर ले छोटे, तो मेरा शैम्पू जो है वो 3 महीने नहीं खत्म होता। नहीं, on a serious note, the threat is real, serious. अगर हमें जून में अगला बेल आउट पैकेज नहीं मिलता IMF से, तो निगरान हुकूमत ने आना है। ठीक है। निगरान हुकूमत को इजाजत नहीं होती कि वो IMF के साथ वो करे मुज़ाकरात करे या डीलिंग्स करे, कोई ऐसे सावन गारंटी दे। उसकी तो महदूद अख्तियारात होते हैं। अव्वल तो ये निगरान हुकूमत वाला कॉन्सेप्ट ज़ात खुद जमहूरी अख्तार में, जमहूरी पैराडाइम में ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ ये होता है कि जब इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके कुछ अख्तियारात महदूद हो जाते हैं, और वो अख्तियारात जो है वो कुछ अख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो जाता है, बशर्ते कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार हो और दबाव में ना आता हो, मैनिपुलेट ना होता हो, उसका RTS ना बैठ जाता हो, ठीक है, या उसके आरओज जो है वो ना डर जाते हो, या उसके उम्मीदवार जो है वो डब्बे उठा के बिना भाग जाते हो। तो ये होता है, ये कोई जमहूरी तस्वर नहीं है। लेकिन असल मसला जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था, अगर जून में नहीं होता तो उसका मतलब है इसका इम्कान कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो 6 महीने आगे जा पड़ेगा। वो 6 महीने पाकिस्तान के लोग और हमारी मईशत अफोर्ड नहीं करती। राइट? तो ये हमें, it is not the question of if we have to restructure. We have to. It is the question of when. And how. And how. ये आप हमारा टीवी देखें, आप हमारे गुफ्तगूएं देखें, तो मालूम होता है कि हम सारे जो मेले में आए हुए और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, सियासी नारेबाजी हो रही है, किरदार कुछ करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, लेकिन जो मुल्क के असल मसाइल हैं वो मुआशी हैं, और आम आदमी जो है वो रोटी का मोहताज हो रहा है। पहले भी हम कोई गंगा में नहीं नहा रहे थे, हमको ऐसी मुल्क का आम आदमी जो है वो ऐसी उसमें नहीं था, लेकिन ये जो बोझ पड़ रहा है, ये महंगाई 27%। दुनिया में कहीं पे अगर इन्फ्लेशन या अफरात-ए-ज़र डबल डिजिट में चला जाए तो वो मुल्क जो है वो लड़ने लगता है। और मैंने आज ही जो एक रिपोर्ट पढ़ी है वो ये कि साउथ एशियन रीजन के अंदर श्रीलंका के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है महंगाई को लेकर इस वक्त। श्रीलंका, एक तो मुल्क और है घाना, नाइजीरिया, वो बुरे हालात में है, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला तो इन ममालिक के साथ नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी अर्ज करूँ कि ये जो श्रीलंका है उसकी तो कुल आबादी 2.25 करोड़ है। 2.25 करोड़ की आबादी तो माशाल्लाह हम इतने जरखेज मुल्क में रहते हैं कि इतने तो हम 3 साल में से 2-2.5 करोड़ पैदा कर लेते। हाँ भाई, हमने एक शहर फैसलाबाद में एक हफ्ते में 50,000 बच्चा पैदा किया। ओ यस यस यस। अच्छा, पॉपुलेशन मेजर ऑब्स्टेकल है। बिल्कुल। क्या आपने इस पे सियासतदानों को, सहाफियों को और पॉलिसी साजों को, फैसला करने डिसीजन मेकर्स को, whosoever they are happen to be, कोई संजीदा डिबेट करते देखा है? क्या इस मुल्क में लोग एक दूसरे को समझाते हैं कि भाई ये आबादी, हम दुनिया का कोई मुल्क अगर एक दिन में मुल्क में 18,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 18,000, ये इन्होंने बड़े होना है ना जी। हाउ मेनी स्कूल्स डू यू नीड फॉर 18,000? कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितने बेड चाहिए पेशेंट्स के लिए? क्या हम अफोर्ड करते हैं? हमारी इकोनॉमी अफोर्ड करती है? मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा GDP का वॉल्यूम हमारी आबादी के मुकाबले में बहुत कम है, और हमें वो संजीदा इक़दाम करने चाहिए। हमें अपने, देखिए यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सियासी बेयकीनी होती है, इसमें अगर नहीं पता कि कल को क्या होगा तो कोई यहाँ पे अपना सरमाया लेके क्यों आएगा? एक
टूरिज्म हमारे पास, देखिए ये जो रिलीजियस टूरिज्म है ना, बहुत बड़ी इकॉनमी है, हमसे वो नहीं किया जा रहा। हमारे पास 2 कम से कम बड़े मज़ाहब के मुक़द्दस मकामात हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी टूरिस्ट इंडस्ट्री बन सकते हैं। इवन हम रिलीजियस टूरिज्म ये पे अगर तवज्जो दे लें, सिख कम्युनिटी के मुक़द्दस तरीन मकामात पाकिस्तान में हैं, और आप टेक्सला से आगे शुरू हो जाएं और स्वात तक चले जाएं, ये गंधारा तहजीब के जो आसार हैं ये बुद्ध मठ के मुक़द्दस तरीन मकामात में से हैं। और फारिस आप जानते हैं कि उसके पास पैसा है, ठीक है, टूरिस्ट जनरल, यानी ये जो शहर दिल्ली है इंडिया का कैपिटल, वहाँ डेली 1 लाख टूरिस्ट आता है। वाओ, ठीक है। हमारे मुल्क में जो है वो कुल मिला के पूरे साल में 1 लाख आता, क्या करने आएगा भाई? उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सर्टेन फ्रीडम चाहिए। ये कारोबार है, दिस इज इकोनॉमी, और हम बनाते कुछ नहीं है ऐसा जो लोग खरीदने पे मजबूर हों। तो अब जो चीजें नेचुरली पड़ी हुई हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपके पास है ही, उन्हें तो सही से यूज कर लें। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एक मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया, अब वो क्या करेंगे? अब क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ द डे बाज हमारे चाहता हूँ, बाज अक्लमंद कोट अन कोट, ठीक है, लोग ये भी कहते हैं कि जाओ फिर हमारा बगाड़ लो जो बगाड़ना है, नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है आपके पास पैसे, और आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो हम बाहर से जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मुल्क बंद हो जाएगा। सड़क पे आप अपने घर से दफ्तर कैसे आएंगी? मैं अपने घर से दफ्तर 33 मील दूर जाना होता है, मैं कैसे जाऊंगा? मैं जो ज़रूरी ये अद्वियात हैं, ओके, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, कहाँ से लेके आएंगे? ये मुकम्मल कोलैप्स हो जाता है। ये कोई गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं है कि मैंने भी 2 ईंटें आपके घर मारी और आपने 3 पत्थर मार दिए। ये 23 करोड़ की आबादी है, इसकी ज़रूरियात है, और वो हम किसी सैयारे पे नहीं बैठे, और ना हम ये अफोर्ड करते हैं। वी एक्चुअली नीड सीरियसली थिंकिंग पॉलिटिकल एंगेजमेंट अमंग द स्टेक होल्डर्स, राइट, कि भाई इसको देखो कि ये कोई मजाक नहीं है कि वो आके बैठे हुए हैं, ये है ना वायसराय प्लसली, तो वो पूछते हैं जनाब आपने ये क्या किया है, आपने ये क्या किया है। एक ज़माना ऐसा भी रहा है हमारे मुल्क में जब हम पे ये इल्ज़ाम लगता था कि हम अपनी जो फिगर्स हैं, अदाद शुमार हैं, वो गलत बताते हैं, फज करते हैं, वो गलत बताते हैं, ठीक है। और हाल ही में भी ऐसा कुछ हुआ है ना, इसहाक डार वाले मामले में, इसहाक डार साहब वाले मामले में भी हुआ है। और इमरान खान साहब भी जब गए हैं अप्रैल में, तो जो वो जीडीपी ग्रोथ रेट बताते हैं वो दुरुस्त नहीं है। उनके दौर में तो जीडीपी ग्रोथ रेट एक पॉइंट पे माइनस में भी गया है, माइनस में गया है, और ये तो बुरी बात है, इसको ज़रा एहतियात से करना चाहिए। ये तो कोविड की वजह से जो हमें थोड़ा रिलीफ मिला, और थोड़ा सा जो हमारे पिछले साल यहाँ पे सैलाब आया है, उसमें जितना नुकसान हुआ उसको तो उसने क्या पूरा करना था, दुनिया की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे जो हमारी मदद की गई, थोड़ा सा हमें हेल्प आउट किया। इमरान खान साहब के ज़माने में मईशत तो 2019 के आखिर तक बैठ गई थी, वो तो 2020 फरवरी में जो है वो कोविड साहब तशरीफ ले आए, तो उनकी हुकूमत को भी 1-2 साल मजीद मिल गए, और थोड़ा सा जो है सांस लेने का मौका भी मिल गया। बट मुल्क जो है वो इस तरह के सानेहात हादसात पे नहीं चलाए जाते। इसके लिए हमें माहिरीन मईशत मौजूद हैं, मेरा शुमार उनमें नहीं होता, पर तालिब इल्म का भी तालिब इल्म हूँ मईशत में, लेकिन जो संजीदा मईशत के माहिर हैं उनके साथ बाकायदा कंसल्टेशन होनी चाहिए, और दुनिया निकली है ऐसे हालात से। इस तरह की मुआशी 1991 में इंडिया के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 1.2 बिलियन रह गए थे, तो 2 से 3 हफ्ते की इंपोर्ट का बिल बनता था, यानी इतना कम रह गया था।
تو باقاعدہ انہوں نے اپنا سونا بینک آف انگلینڈ کے پاس ریزرو میں رکھوایا گارنٹی کے طور پہ. لوگوں نے گورنمنٹ آف انڈیا نے. اوکے. آپ کو فکر پڑ گئی ہوگی کہ آپ کی چوڑیاں رکھنے کو اتار کے لے جائے گا. میرے پاس ہے ہی نہیں. وہ جو گورنمنٹ کے ریزروز ہوتے ہیں گولڈ ریزرو، وہ تو سالٹ نہیں، وہ تو ایکویلنٹ ہوتے ہیں نا، وہ کیش کے طور پہ جو ہے وہ یوز ہو سکتے ہیں، وہ دیے تھے. لیکن اب انڈیا 91 والے معاملے میں دنیا میں نہیں ہے، بہت آگے چلا گیا ہے. ہم 1999 میں بھی اس طرح کی صورتحال میں آئے تھے. ہمیں 2002 میں پیرس کنسورشیم نے بچا لیا تھا نا. ابھی ہمیں بیل آؤٹ کوئی نہیں کرے گا. یہ میں آپ سے ابھی عرض کیے تھے. تو اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ یہ کوئی ہمیں خدا معاف کر دیں گے، نہیں، وہ کیا کریں گے، وہ ری پروفائل کر دیں گے، ری ارینج کر دیں گے، اس کا ری-شیڈیولنگ کر دیں گے. اور اس میں لیکن ہمیں زیادہ دینے پڑیں گے پیسے. کچھ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ اس کا گریس پیریڈ بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ اس کو شرائط نرم کر دی جاتی ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ کولیپس نہیں کرے. It is actually almost tantamount to nuclear catastrophe. It is so huge. People do not actually have a realization. اور ہم نے ان کو اس کام پہ لگایا ہوا کہ فلاں اداکارہ کہ یہاں بچے کا کیا نام رکھا گیا ہے، فلانا کھلاڑی جو ہے وہ کون سی ٹیم میں جا رہا ہے. But our country is faced with a very serious economic situation, and all political as well as state actors should actually get into a huddle. Because یہ 99 میں جب یہ صورت ہوئی تو ہماری آبادی کتنی تھی، میں عرض کر دیتا ہوں، 14 کروڑ 40 سے 45 لاکھ تھی. Now it's 230 million. 23 کروڑ کی آبادی ہے. 8 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں 24. یس. تو ہم 23 کروڑ 30 لاکھ پہ ہیں. تو ہم 99 کے مقابلے میں آج ہمارے پاس 3 گنا زیادہ پاپولیشن ہے، جسے ہمیں فیڈ کرنا ہے، جسے ہمیں اکوموڈیشن دینی ہے، ہمارا الیکٹریسٹی دینی ہے، روزگار دینا ہے. وی نیڈ ری اسٹرکچرنگ آف آر اکانومی. جو لوگ ہمیں یہ بات کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. یہ ہمارے اپنے بھلے میں بھی ہے اور دنیا کے بھلے میں بھی ہے. کتنی دیر تک جو ہے وہ ہم مختلف طرح کی بہانوں اور آڑ لے کے جو یہ جی ہمارا ایٹم ہم لے کے جا رہے ہیں، یہ جی ہمارا طرز زندگی بدلنا چاہ رہے ہیں. ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ دوپہر کے 1 بجے دکان کھولنی اور رات کے 2 بجے تک کھلے رکھنی اور سورج کے جو ہے وہ 8 گھنٹے ویسٹ کرنے. اتنی بات نہیں ہم منوا سکتے کہ دکانیں وقت پہ کھول لیں اور جو سورج کی روشنی موجود ہے اس سے استعمال کریں. دنیا بھر میں ترقی یافتہ ترین ممالک میں شام 6 بجے 7 بجے کے بعد دکانیں بند ہوتی ہیں، الا یہ کہ وہ ادویات کی یا ایمرجنسی کی چیزیں جو ہوتی ہیں یا ریلوے اسٹیشن وغیرہ پہ کوئی ایک آدھ چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے، ورنہ مارکیٹ شاپنگ مالز وغیرہ بند. اوکے ٹھیک ہے. یعنی آئی کال بھاگ کے جانا پڑتا تھا کہ بھائی وہ، اور باقاعدہ اگر آپ دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ سوئی وہاں آ گئی کھڑی تو پھر آپ باہر جائیں گے. نہیں، وہ آپ سے معذرت کر لیتے کہ ٹائم ختم ہو گیا. ہم جو ہے وہ اس پہ ہمارا تاجر جو ہے وہ یہ باتیں نہیں مانتا. If we are non-serious towards our nation, world will not take us seriously. دنیا ہمیں سنجیدگی سے نہیں لے گی اگر ہم اپنی قوم کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں. جی، آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.